कियारा को ले आओ और कितना इंतजार करवाना है। बाहर शादी की रस्मों के लिए पंडित जी मौजूद हैं और तुम हो कि अभी तक टालती जा रही हो। अर्चना जी ने साड़ी का पल्लू संभालते हुए सरिता जी से कहा। बस बस अभी आ रही है, धीमे लहजे में कहते हुए वो अंदर की ओर बढ़ गईं, जहां उनकी बेटी कियारा बस अपने कमरे में बैठी रोए जा रही थी, लेकिन दुल्हन का जोड़ा नहीं पहन रही थी। भगवान के लिए कियारा, हमारी इज्जत का तमाशा मत निकालो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। सरिता जी ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मामा, आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझ पर रहम कीजिए, मुझसे ये पाप मत करवाइए। वो भी जवाब में हाथ जोड़ गई थी। सरिता, सरिता। बाहर से जतिन जी की कड़कदार आवाज़ सुनते ही सरिता जी की सांस बुरी तरह से उनके सीने में अटक गई थी। उनके पति बेहद सख्त स्वभाव के मालिक थे। न जाने जब उन्हें ये सब पता चलेगा तो क्या कयामत आने वाली थी। बड़ी हवेली में इस समय परिवार के बहुत ही करीबी रिश्तेदारों को आज इकट्ठा किया गया था और इस समय सरिता जी की जान पर बनी हुई थी। जी जी जतिन जी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। कहाँ है क्यारा? आप जानती हैं शादी का समय हो गया है। इससे पहले कोई अपशगुनी हो, आप क्यारा को लेकर बाहर आइए। जतिन जी ने जल्दबाजी भरे लहजे में अपनी पत्नी से कहा। बस थोड़ी देर दीजिए, वो तैयार हो रही है, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। सरिता जी ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा तो जतिन जी हाँ में सर हिलाते हुए बड़े से हॉलनुमा कमरे की ओर बढ़ गए। जबकि सरिता जी वापस अंदर की तरफ आती दरवाज़ा फिर से अंदर से लॉक कर गई थीं। बेबसी से गहरी सांस भरते हुए उन्होंने बड़ी ही परेशानी से क्यारा को देखा था। क्यारा, इस समय हमारे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। कुछ भी ऐसा मत करो जिससे हमारा सिर झुक जाए। जानती हो ना, सबकी नज़रें इस समय बड़ी हवेली की तरफ लगी हुई हैं और बड़ी हवेली के सरदार जतिन ठाकुर, जो लोगों के लिए पंचायत लगाते हैं, जिंदगियों का फैसला करते हैं, और आज उनकी अपनी ही बेटी पंचायत में बैठेगी। क्या चाहती हो आखिर तुम, कि तुम्हारे पापा का सिर झुक जाए? वो जो सबका सरदार है सबकी नज़रों में तमाशा बन जाए? सरिता जी ने कियारा को खरी खोटी सुना दी, जबकि आंसुओं से उसका चेहरा पूरी तरह भीगा हुआ था। वो कैसे बताती अपनी माँ को कि उससे इतना बड़ा पाप हो चुका है, लेकिन अब वो पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय रोने के। और कितनी ही देर से वो रोती तड़पती जा रही थी। कियारा, दुल्हन का जोड़ा पहनो और मेरे साथ बाहर चलो, सरिता जी ने सख्त लहजा बनाते हुए कहा। कियारा ने रोते हुए सिर ना में फिर से हिला दिया। मम्मा, ये पाप है, आप जानती हैं। प्लीज़, मेरी शादी हो चुकी है और मैं शादी पर शादी कैसे कर सकती हूँ? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? सिर्फ एक नाम के अलावा? क्या करना है उस नाम का जिसे कोई जान तक नहीं, और यहाँ तक कि तुम भी नहीं जानती कि वो कहाँ है। तुमसे शादी करके तुम्हें धोखा देकर चला गया और अब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ जिल्लत छोड़ गया है। सरिता जी पूरी तरह भड़क गईं। मम्मा प्लीज़, किसी भी तरह मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं न कहीं से मैं देवांश को ढूंढ लूँगी। बस आज किसी भी तरह इस शादी को रुकवा दीजिए। प्लीज़ मम्मा, प्लीज़, आपको भगवान की सौगंध है। एक तरफ माँ अपनी बेटी को सौगंध दे रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बेटी भी अपनी माँ से यही सब कह रही थी। ऐसी स्थिति में जब दोनों माँ बेटी बुरी तरह फंस चुकी थीं तो सिवाय खुद को सजा के लिए पेश करने की और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। अभी वो लोग कोई फैसला कर पाती कि बड़ी हवेली का बड़ा सा गेट खुला था। पूरी हवेली में जैसे भूचाल सा आ गया। वहाँ मौजूद सभी लोग, तमाम रिश्तेदार और घर के सदस्य उस बड़ी सी गाड़ी को अंदर आता देखकर चुप हो गए थे। गाड़ी से नीचे उतरने वाला शख्स कड़क सफ़ेद कुर्ता पायजामा और ऊपर से राजस्थानी शॉल लिए अपनी गहरी भूरी आंखों से बड़ी हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों का जायजा ले रहा था। उसके माथे पर पड़े दो बल उसकी मर्दाना पर्सनालिटी को और भी निखार रहे थे। उसके गुलाबी होठों पर हल्की हल्की मूछें और भूरी दाढ़ी के बीच खिलती हुई उसकी गोरी रंगत हवेली में मौजूद हर शख्स को उस पर रश्क करने पर मजबूर कर रही थी। सरदार साहब आ गए, सरदार साहब आ गए। इधर उधर से आती आवाज़ों के हल्के शोर के बीच सरदार आर्यमन सिंह चौहान ने अपनी बड़ी सी हवेली में कदम रखा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई उसे रोक सके। वो जो पूरे 1 साल के लिए बड़ी हवेली से चला गया था, अपने किसी निजी काम की वजह से मुड़कर वापस नहीं आया था और ना उसका कोई अता पता था। उसकी मौजूदगी में उसकी सरदारी उसके दादाजी प्रताप चौहान संभालते हुए आए थे। आज अपने पोते को वापस उसी शान और रुतबे के साथ देखकर वो जैसे फिर से जी उठे थे।
प्रणाम दादा साहब। वो आगे बढ़ता हुआ उन्हें प्रणाम करता उनके गले से लग गया था। एक पल के लिए हवेली में कियारा की शादी कहीं पीछे छूट गई थी और हवेली के इकलौते वारिस आर्यमान सिंह चौहान को सबने हाथों हाथ लिया था। पूरे 1 साल के बाद अपनी शक्ल दिखा रहे हो तुम। जानते भी हो कितना याद किया तुम्हें। पिता के गले लगा तो उन्होंने शिकायत की। उनका लहजा भर्रा गया था। शायद अभी नहीं आता, अगर मेरी बहन को मेरी ज़रूरत ना होती तो। आर्यमान ने धीमे मगर गूंजदार स्वर में कहा। फिर उसकी नज़र पूरे हॉल पर घूमी और वो फिर से बोला, जिस घर की बेटी की आंखों में आंसू हो उस घर का बेटा चैन से नहीं बैठ सकता। एक पल के लिए रुककर फिर बोला, और याद रखिए, चौहान परिवार की बेटियां किसी की मजबूरी नहीं, हमारी आन बान और सम्मान होती हैं। क्या मतलब? मतलब समझाने का मेरे पास वक्त नहीं है बाबा साहब। कियारा कहाँ है? ठहरे हुए लहजे में वो उन्हें जवाब देता अपनी बहन के बारे में पूछने लगा। आर्यमन। तभी माँ की पुकार पर आर्यमन ने पीछे पलट कर देखा था, जहाँ पीछे उसकी माँ सरिता जी खड़ी थीं। सरिता जी की आंखों में ढेरों आंसू चमक रहे थे। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें फिर से जीने की वजह मिल गई हो। आर्यमन उनकी तरफ बढ़ा और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। सरिता जी ने आंखें मूंदते हुए आर्यमन के सीने पर सिर रख दिया था तो एक सुकून सा उनकी रग रग में उतर गया। कैसी हैं मासा? उसने बड़े ही प्यार से पूछा। तुम आ गए हो तो अब अच्छी हूँ। आंखों में आंसू लिए वो आर्यमन को बहुत कुछ समझा रही थी और वो भी सब कुछ बहुत अच्छे से समझ चुका था। आओ आर्यमन, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। आज तुम्हारी बहन की शादी है आदित्य से, तो अब तुम भी इसमें शामिल हो जाओगे। कियारा बहुत खुश हो जाएगी। कियारा की होने वाली सास अर्चना जी ने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। मासा, कियारा कहाँ है? उसने अर्चना जी की बात को नज़रअंदाज करते हुए वही सवाल दोबारा से माँ से पूछा था। सरिता जी ने अंदर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। ये देखते ही आर्यमन के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसकी भूरी आंखों में एक अजीब सी सख्ती उतर आई। बिना किसी से कुछ कहे वो लंबे लंबे कदमों से कियारा के कमरे की ओर बढ़ गया। भाई को देखते ही कियारा जैसे फिर से जी उठी थी। उसकी बुझी हुई आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। अब उसे लगने लगा कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है। कमरे का दरवाज़ा खुला और आर्यमन अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र सबसे पहले अपनी बहन के आंसुओं से भीगे चेहरे पर पड़ी। एक पल के लिए उसके जबड़े भींच गए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। कैसी हो? उसने बड़ी ही मोहब्बत से बहन से पूछा था। इतनी देर कौन करता है भाई? जानते भी हैं अगर आप थोड़ी देर और कर देते तो मैं अपनी जान। आर्यमन ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। तुम सरदार आर्यमन सिंह चौहान की बहन हो, कोई आम लड़की नहीं हो जो इस तरह की बातें करो। मेरे होते हुए तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बताओ मुझे हुआ क्या है, सारी बात शुरू से आखिर तक बताओ। आर्यमन ने उसे हौसला दिया तो वो रोते हुए सब कुछ बताती चली गई। खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू रखते हुए आर्यमन ने कियारा की सारी बातें सुनी। उसका नाम क्या है? कियारा ने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी तक उसने उस शख्स का नाम आर्यमन को नहीं बताया था। और फिर आर्यमन के पूछने पर उसने भाई की तरफ सहमी हुई नज़रों से देखा था। देवांश। घबराते हुए बोलती वो आर्यमन का चेहरा देखने लगी। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। जानती थी ये नाम सुनते ही उसके भाई का क्या रिएक्शन होगा। देवांश राजपूत? आर्यमन ने पुष्टि चाही और कियारा ने हाँ में सर हिलाते हुए फौरन नजरें झुका लीं, जबकि आर्यमन ने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर लीं। गुजरे हुए अतीत के वो पल याद करते उसकी रूह तक कांप उठी थी। किस्मत ने उसे वहीं पर लाकर पटक दिया था जहां उसने तकदीर को धोखा देने की कोशिश की थी। आर्यमन, तुमने जो मेरी बहन के साथ किया है ना, उसके बाद तुम्हें लगता है कि हमारी दोस्ती बनी रहेगी? देवांश ने गुस्से से आर्यमन को धक्का देते हुए कहा। मैंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ, वो खुद पागल हुई है मेरे पीछे। मैंने कभी कोई वादा नहीं किया उससे, वो खुद सब कुछ अकेले सोच कर बैठी है। आर्यमन ने अपना दामन बचाना चाहा। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। अगर इतना ही होता तो तुम उसकी गलतफहमी दूर कर सकते थे ना। तुमने उसे बढ़ावा दिया। वो उस मुकाम पर पहुंच गई कि उसे तुम चाहिए थे। जिंदगी की तरह सांसों से ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे तुम उसके लिए। जब वो तुम्हारे इश्क में पूरी तरह डूब गई तो तुमने उसे धुतकार दिया। देवांश ने हर लफ्ज़ गुस्से भरे अंदाज में कहा। यह खुद की सोच है उसकी देवांश। मेरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी दोस्त है बस,
और दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं। बजाय अपनी बहन को समझाने के तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। आर्यमन ने होंठ भींचकर कहा। बहन है वो मेरी, आर्यमन सिंह चौहान। बहन, समझते हो ना इस रिश्ते को? बहन की तकलीफ यहाँ लगती है। देवांश ने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तू नहीं समझ सकता। तू उस दिन समझेगा जिस दिन तुझे ये तकलीफ होगी, इसी जगह जहाँ आज मुझे हो रही है। तू अभी मुझे गलत समझ रहा है देवांश। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। आर्यमन ने एक बार फिर उसे समझाने की नाकाम कोशिश की। वो नाव में सर हिलाता हुआ पीछे की तरफ हुआ। आर्यमन के दिल में जैसे क्षण से कुछ टूट गया। ख़त्म, सब ख़त्म। तेरी और मेरी दोस्ती आज यहीं पर ख़त्म। आर्यमन सिंह चौहान, आज के बाद तेरे और मेरे बीच कोई भी दोस्ती नहीं। देवांश के दिल में इंतहा का दर्द और तकलीफ थी। वो चाहकर भी आर्यमन को अपनी बहन के लिए राजी नहीं कर सकता था, और दूसरी तरफ उसकी बहन आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। लेकिन आर्यमन ने उसके साथ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया था। उसके साथ जाने का मतलब ये था कि वो उसकी बहन को अपनाएगा, जबकि वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। देवांश रुक, आर्यमन ने उसे पुकारा, लेकिन वो अपने कदम पीछे की तरफ ले जाता गया और देवांश के रोकने पर नहीं रुका। तू पछताएगा। देवांश के आखिरी अल्फाज आज भी उसे याद थे। वो दिन और ये दिन। वो वापस देवांश से नहीं मिला था, और देवांश ने जो कहा था कि तू पछताएगा, उन अल्फाजों की गूंज आज भी उसके कानों में गूंजती थी। भाई, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, लेकिन भगवान इस बात का गवाह है कि हमारी शादी हुई है और हम दोनों ने अपनी मर्जी से की है। मैंने सबसे छुपाया, बस यही मेरी बहुत बड़ी गलती है। पर प्लीज़ भाई, मुझे आज इस शादी से बचा लें, क्योंकि आप जानते हैं शादी पर शादी पाप है। कियारा की आवाज़ ने उसे वापस हाल में लपटका। तुम फिक्र नहीं करो, मैं करता हूँ कुछ। वो उसे दर्द भरे लहजे में तसल्ली देता बाहर जाने लगा कि कियारा ने उसे पीछे से पुकारा। भाई, आप मुझसे खफा हैं? प्लीज़ मुझसे खफा ना होना, वो इल्तिजा करने लगी। नहीं, खफा नहीं, लेकिन जो तुमने किया वो बहुत गलत किया। अगर तुम उसे पसंद करती थी या शादी करना चाहती थी तो एटलीस्ट घर के किसी सदस्य को तो कहती, किसी से तो शेयर करती। यूँ अचानक शादी करके आ गई, और अब उस शख्स का पता भी नहीं कि वो कहाँ है। शादी के कागज़ तुम्हारे पास नहीं, और इस वक्त घर में तुम्हारी बारात आई हुई है। जानती हो कि आज ये शादी ना हुई तो हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी। जानती हूँ भाई, इसीलिए तो आपको पैगाम भिजवाया था ताकि आप आ जाएं, क्योंकि ये सब कुछ आप ही रोक सकते हैं, आपके अलावा कोई भी नहीं। इंतज़ार करो मेरे फैसले का। आर्यमन ने गहरा सांस भरते हुए एक नज़र बहन को देखा और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि कियारा की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे और उसके गालों को भिगोते चले गए। भाई साहब, मेरा ख्याल है कि अब शादी कर ही लें तो बेहतर है, या आपका इरादा बदल गया है? अर्चना जी ने जतिन जी से तंजिया लहजे में पूछा। इतनी देर में आर्यमन भी बाहर आता उनके ये अल्फाज सुन चुका था। ये शादी नहीं हो सकती। आर्यमन की आवाज़ पर एक पल को सबने चौंक कर उसकी ओर देखा था। ये तुम क्या कह रहे हो आर्यमन? आज कियारा की शादी है आदित्य के साथ, तो ये शादी क्यों नहीं हो सकती? जतिन जी ने अपने बेटे की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। आदित्य के साथ शादी नहीं होगी मेरी बहन की। लेकिन क्यों? उसका जवाब खुद आदित्य देगा। अब की बार आर्यमन ने आदित्य की तरफ वार्निंग भरी नज़रों से देखा तो वो बुरी तरह से सकपका गया था। क्या मतलब है? आदित्य कैसे जवाब दे सकता है? इनकार तो तुम कर रहे हो ना, मना तुम कर रहे हो, तो भला इसमें आदित्य बीच में कहाँ से आ गया? वो भला क्यों जवाब देगा? अर्चना जी को गुस्सा सा आने लगा। आदित्य, तुम बोलोगे या मैं बात करूं? आर्यमन ने अर्चना जी की बात को नज़रअंदाज करते हुए आदित्य से सख्त लहजे में पूछा। ममा, हमें वापस चलना चाहिए। आदित्य की बात पर अर्चना जी के दिल की धड़कन एक पल के लिए थम सी गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो? वापस क्यों? आज तुम्हारी शादी है, तो हम ऐसे ही वापस क्यों जाएं? अब अर्चना जी को कुछ समझ नहीं आया कि वो अपने बेटे को क्या बोलें। आपको वापस जाना पड़ेगा आंटी जी, क्योंकि आपका बेटा पहले से शादीशुदा है, और न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि एक बच्चे का बाप भी है। आर्यमन की बात पर वहाँ मौजूद सब लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब की बार सबकी सवालिया नजरें अब आदित्य की ओर उठी थीं, और आदित्य अपने हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींचे हुए
आर्यमन को एक नज़र गुस्से से देखता हुआ सिर झुका गया। आदित्य, आर्यमन जो कह रहा है क्या वो सच है? अर्चना जी ने उम्मीद भरे लहजे में अपने बेटे से पूछा, जो बिल्कुल ही खामोश खड़ा था। आदित्य, जवाब दो मुझे, क्या ये सच है? उन्होंने अपने बेटे को झंझोड़ते हुए पूछा, जबकि लहजा बुरी तरह डगमगा गया था। जी मम्मा, ये सच है। उसके जवाब पर अब अर्चना जी के गुरूर का मीनार एकदम से जमीन पर गिरा था। पथराई हुई नज़रों से बेटे को देखती हुई वो अगले ही पल बेटे पर हाथ उठा बैठी। सभी खामोशी से माँ बेटे का तमाशा देखने लगे। ये क्या किया तुमने? अगर तुमने शादी कर ली थी तो मुझे बता देते। आज यहाँ बारात लेकर आने की क्या ज़रूरत थी? मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की क्या ज़रूरत थी? आदित्य, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने अपनी माँ को जीते जी मार डाला। अर्चना जी रोते हुए चिल्लाई और अपने बेटे को झंझोड़ते हुए पूछ रही थी। मम्मा प्लीज़ मेरी बात सुनिए, हम घर चलकर बात करते हैं ना, प्लीज़ मम्मा। आदित्य ने बेबसी से कहा, नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बल्कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैंने तुम्हें माँ बाप दोनों बनकर पाला, इस दिन के लिए कि आज तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करो। आदित्य, मेरी परवरिश पर उंगली उठी है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जाओ, चले जाओ मेरी नज़रों से दूर कहीं। वो गुस्से से बोलती हुई खुद भी घर से बाहर निकल गई, जबकि आदित्य ने एक कहर भरी नज़र आर्यमन पर डाली, जिसने एंड टाइम पर आकर सारा काम खराब कर दिया था। जबकि आर्यमन ने एक सेकंड के लिए भी आदित्य से अपनी पलक नहीं झपकी थी और वह बड़ी ही गुस्सैल निगाहों से आदित्य को लगातार घूरते जा रहा था, जब तक कि वो बड़ी हवेली की दहलीज पार नहीं कर गया था। समयवानों के जाने के बाद बड़ी हवेली में सब सिर जोड़कर बैठ गए थे। आदित्य इतना बड़ा धोखा देगा, इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जतिन जी ने गहरा सांस भरते हुए अपनी राय का इजहार किया। बेटा उस शख्स का है वो, जिसने कभी अच्छा काम नहीं किया, अपने बाप पर ही गया है। जैसा बाप था वैसा ही बेटा निकला। आर्यमन के दादाजी ने गुस्से से फुनकारते हुए कहा, बस दादाजी और बाबा साहब, इस टॉपिक को अब यहीं पर ख़त्म कर दें। अब आगे हम ना तो इस बारे में उससे बात करेंगे और ना ही उससे कोई संबंध रखेंगे। आर्यमन ने साफ शब्दों में अपनी राय का इजहार करते हुए उठकर कहा, तो दादाजी भी अपनी बड़ी बड़ी मूँछों को ताव देते हुए सिर हाँ में हिला गए। बात उनकी हवेली की इज्जत की थी। वो चाहते तो उन लोगों को सख्त सज़ा दे सकते थे, लेकिन फिर 4 लोग उनकी तरफ भी उंगली उठा सकते थे, और यही सोचकर वो चुप हो गए थे कि सवाल उनकी इज्जत का था। वो चाहकर भी उनके लिए फैसला नहीं ले पाए थे। यही फ़र्क था उनके कानून और उनके इंसाफ के बीच। जब किसी कमज़ोर को इंसाफ दिलाने की बात होती तो हर तरह का जोर लगाकर उसे पंचायत के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता, लेकिन जब बात अपनों की आती तो हर कसूर माफ़ हो जाता। यही इंसानियत की सबसे बड़ी हार थी। देवांश जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ कि उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। देवांश ने ब्लैक चश्मा उतारते हुए मोबाइल पर आने वाले नंबर को देखा। सरदार आर्यमन चौहान कॉलिंग। नाम पढ़ते ही देवांश के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कुराहट सज गई। वो जानता था कि सब कुछ जानने के बाद आर्यमन उसे कॉल करेगा, जरूर करेगा। वो भी आज शहर से गांव आया था। कियारा की शादी की खबर उसके पास तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन वो जानता था कि कियारा ये शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो पहले से ही उसकी पत्नी है। लेकिन एक बात तो वो ये भी जानता था कि इस वक्त तो बड़ी हवेली में कहर सा मचा होगा। आर्यमन की कॉल पर उसे यकीन हो गया कि पूरा मामला सेट हो चुका है, क्योंकि आर्यमन अपनी जान पर तो खेल सकता था, लेकिन अपनी बहन को 1 इंच तक आँच नहीं आने देता। और उसकी कॉल देखते हुए देवांश गहरा सांस भरता हुआ उसकी कॉल कट कर गया। दूसरी तरफ आर्यमन देवांश को अपनी कॉल काटता देखकर सख्त गुस्से से पेचो-ताव खाता रह गया। एक बार फिर से कॉल लगाई। देवांश अब अंदर की तरफ बढ़ चुका था। अपने मोबाइल पर लगातार आर्यमन की कॉल आती देख उसे अपने अंदर सुकून सा उतरता महसूस हो रहा था। बड़े से सोफे पर विराजमान होते हुए वो एक बड़े ही फक्र से आर्यमन की कॉल को अटेंड कर गया था। बोलो, आखिर तुम्हारा मसला क्या है जो लगातार कॉल कर रहे हो? 1 साल के बाद वो उसकी आवाज़ को सुन रहा था और बात शुरू भी की तो क्या की। आर्यमन नामे सिर हिलाता रह गया। मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। आर्यमन ने सीधे मुद्दे की बात की। वैसे तो मेरे पास मिलने का टाइम नहीं, लेकिन आया हुआ हूँ गाँव। मेरे घर के दरवाजे दोस्त हो या दुश्मन, सबके लिए खुले रहते हैं, आ जाना। इतना कहते ही देवांश ने कॉल काट दी।
आर्यमन ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां भींची। वो जानता था कि इस वक्त वो भीतर से पिघला हुआ था। उसकी जगह आज उसकी नहीं बल्कि आर्यमन की बहन की बात थी। देव, तुम कब आए? अंशिका भागती हुई उसके सीने से आकर लगी थी। तब जब तुमने देखा मेरी जान। देवांश ने उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके माथे पर प्यार किया था। बहुत मिस किया। इस बार ज़्यादा देर लगा दी आने में। वो नकली गुस्से से मुंह फुलाकर बोली थी। बस क्या करूं, काम ही इतना ज़्यादा होता है। और इस बार शहर में कुछ काम ज़्यादा था ना। और मैं तुम्हें कहता तो हूँ वहीं शहर चलो मेरे साथ, वहीं अपनी पढ़ाई पूरी करो, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनती ही नहीं। देवांश ने उसको अपने घेरे में लेते हुए प्यार से कहा। देव, तुम जानते तो हो कि मैं नहीं जाना चाहती। मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे रहने दो यहाँ पर। और ये देखो तुम्हारे लिए मैंने क्या बनाया है। अंशिका ने एक बहुत बड़ा स्केच देवांश के सामने किया, जिसमें देवांश का स्केच था, जो हूबहू देवांश की तरह ही लग रहा था। उसे देखते ही देवांश की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। अंशिका, ये तुमने बनाया है? मारे हैरानी के वो कुछ देर तक बोल ही नहीं पा रहा था। हाँ, मैंने बनाया है। कैसा लगा? अच्छा है ना? वो दांत पाने वाली नज़रों से उसे देखते हुए पूछने लगी। अच्छा है यार, ये तो बहुत अमेजिंग है। इतनी परफेक्शन कैसे आ गई तुम्हारे हाथ में? देवांश ने खुश होते हुए उसे कहा। इस 1 साल में अंशिका बहुत बदल गई है देव। अंशिका ने देवांश की तरफ देखते हुए कहा। क्या ये बदलाव अच्छा नहीं लग रहा? वो उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए कुछ अलग अलग से लगी। बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है कि मेरी खातिर मेरी बहन ने वापस ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाए हैं। अपने भाई की खातिर अपने अंदर जीने की उमंग पैदा की है, और मेरे लिए यही सबसे बढ़कर है। देवांश ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए प्यार से कहा तो वो धीमा सा मुस्कुरा दी। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करवाती हूँ। चंदा अम्मा, चंदा अम्मा। वो घर की सबसे पुरानी नौकरानी को आवाज़ देते हुए किचन की तरफ बढ़ गई, तो देवांश भी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। कुछ ही वक्त के बाद वो देवांश के घर की दहलीज के बाहर खड़ा था। देवांश राजपूत, राजपूत हाउस। घर के नेम प्लेट पर नज़र पड़ते ही आर्यमन ने अपने हाथ की मुट्ठियाँ सख्ती से भींच ली थीं। 1 साल के बाद वो उस घर में दोबारा दाखिल हो रहा था। वो नहीं जानता था कि 1 साल बाद अपने ही दोस्त को दुश्मन के रूप में देखकर क्या करेगा, पर आज तारीख खुद को दोहरा रही थी। आज देवांश की जगह वो खड़ा था। वो हर चीज़ को सोचता हुआ, हर बात के लिए तैयार करता देवांश के सामने जाकर खड़ा हुआ। वेलकम टू राजपूत हाउस आफ्टर 1 ईयर। देवांश ने उसे देखते हुए तंजिया लहजा अपनाया। तुमने जो किया देवांश, बहुत गलत किया। दिल करता है तुम्हें जान से मार डालूं, लेकिन क्या करूं, तुमसे दोस्ती का भी रिश्ता है। बिल्कुल भी नहीं। देवांश ने उसकी बात को काटते हुए नामे सर हिलाया। दोस्ती का रिश्ता तो 1 साल पहले ख़त्म हो गया था सरदार आर्यमन सिंह चौहान। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच दुश्मनी का रिश्ता बचा है, और अब वही रिश्ता बहुत है। देवांश की बात पर आर्यमन ने उसे घूर कर देखा। तुमने मेरी बहन से छुपकर शादी की और उसे यूं ही छोड़कर चले गए। हालांकि बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वो आदित्य की मंगेतर है, और आज उसकी शादी थी आदित्य से। तुम जानते थे अगर मैं वक्त पर ना था तो उसका अंजाम क्या हो सकता था? आर्यमन ने खुद पर बर्दाश्त करते हुए ठहरे हुए लहजे में पूछा। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था सरदार आर्यमन सिंह चौहान की बहन की शादी हो, और वो भी शादी के ऊपर शादी हो, और आर्य सिंह चौहान ना आए। देवांश की बात पर आर्यमन के माथे पर कई बल पड़ गए थे। इसका मतलब तुमने जानबूझकर ये सब किया ताकि तुम मुझे वापस बुला सको। आर्यमन उसकी साजिश समझता हुआ 2 कदम आगे बढ़ा, तो देवांश के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कान उभर आई थी। देर आए दुरुस्त आए। खैर, यहाँ आने का मकसद बयान करो। देवांश ने अपनी बेस्ट पर हाथ रखे हुए बड़े ही फक्र से उसे देखते हुए कहा। तुमने मेरी बहन के साथ धोखे से शादी की, और मैं जानता हूँ ये शादी भी सिर्फ एक धोखा ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो बेहतर होगा कि तुम उसे तलाक देकर ये मामला यहीं पर रफा दफा करो, वरना क्या? आर्यमन सिंह चौहान, आगे बोलो, क्या कर लोगे तुम? देवांश ने चुनौती भरे अंदाज में कहा। मैं तो नहीं देने वाला तलाक तुम्हारी बहन को। मेरे नाम के साथ ही रहेगी वो, तुम्हारे पास, तुम्हारे घर की दहलीज पर ही रहेगी सारी जिंदगी। न तलाक दूंगा न विदाई कराऊंगा। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। देवांश ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा।
जबकि उसकी आंखों में साफ कड़वाहट झलक रही थी। तुम्हें मुझ पर गुस्सा था ना देवांश? तुम्हें मैं कसूरवार लग रहा था ना? तुम्हारी बहन का कसूरवार मैं था तो तुम्हें मुझे सजा देनी थी, मेरी बहन के साथ ये सब कुछ। आर्यमन को अभी भी देवांश पर गुस्से से ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि तू भी वो दर्द महसूस करे जो दर्द मुझे हुआ, तू भी उस तकलीफ से गुजरे जिससे मैं गुजरा हूँ। अपनी बहन को ज़िंदगी और मौत के मुंह में देखते हुए मैं किस तकलीफ से दो चार हुआ हूँ। चाहता था कि तू भी वो देखे, तू भी वो महसूस करे। और मैं ये भी जानता था कि तू वक्त पर न पहुँचता तो तेरी बहन जहर खा लेती। देवांश की बात पर आर्यमन के चेहरे का रंग उड़ गया। तूने बहुत गहरी चाल चली है देवांश, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। आर्यमन ने ना में सर हिलाते हुए गहरा सांस भरा। तुझसे माफ़ी मांग कौन रहा है? चल जा यहाँ से। सुन ली तेरी बात। इस बार देवांश सख्त गुस्से और बदतमीजी से बोला। उसी लम्हे अंशिका वहाँ पर आ मौजूद हुई। 1 साल के बाद उस शख्स को रूबरू देखते उसके जिस्म पर कपकपाहट तारी हो गई। 1 साल लगा था उसे आर्यमन सिंह चौहान को भुलाने में, और वो समझती थी कि वो उसे भुला चुकी है और ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। पर आज उसके सामने आ जाने से वो फिर वहीं जाकर खड़ी हो गई थी जहाँ वो 1 साल पहले खड़ी थी। उसके कदम बुरी तरह लड़खड़ाए थे। उसके हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का कप जमीन पर गिर पड़ा। देवांश और आर्यमन की निगाह एक साथ उसकी ओर उठी थी। अंशिका की बुरी हालत को देखते हुए देवांश बहुत बुरी तरह से घबरा गया था और फौरन उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे थाम लिया। अंशिका, इधर देखो मेरी तरफ, कुछ भी नहीं हुआ है। वो अंशिका का चेहरा अपनी तरफ मोड़ रहा था, लेकिन वो एकटक आर्यमन सिंह चौहान को देखे जा रही थी और आर्यमन की निगाह भी उसके चेहरे से हट नहीं रही थी। वो लड़की दीवानों की तरह उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन आर्यमन सिंह चौहान ने उसे ठुकरा दिया था, सिर्फ इस वजह से कि वो उसे केवल अपनी दोस्त समझता था। आर्यमन सिंह चौहान, देवांश और अंशिका तीनों एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त थे। अंशिका के लिए आर्यमन कब एक दोस्त से बढ़कर हो गया वो खुद भी जान नहीं पाई थी, और जब उसने अपनी मोहब्बत का इजहार आर्यमन सिंह चौहान से किया तो उसने साफ शब्दों में इनकार कर दिया था। और वो पल ऐसे थे कि वो पल उस पर कितनी तकलीफ और दर्द बनकर गुजरे थे ये सिर्फ और सिर्फ अंशिका ही जानती थी। वो इतना तकलीफ भरे पल थे कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। डॉक्टरों ने तो उसकी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें ही ख़त्म कर दी थी। सवाली निगाहों के साथ देवांश आर्यमन सिंह चौहान के पास आया था, लेकिन जब उसने साफ शब्दों में इनकार कर दिया तो उस दिन देवांश बहुत रोया था, टूट कर रोया था, क्योंकि उस दिन उसने सिर्फ अपनी बहन का दर्द ही नहीं देखा था, बल्कि उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त भी खो दिया था। उसी दिन आर्यमन सिंह चौहान दोस्त से दुश्मन बन गया था। आज उसके दिल में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत पड़ रही थी। 1 साल तक वो खामोशी से अपनी चाल चलता रहा। बहुत धीरे धीरे वो कियारा की ज़िंदगी में शामिल हुआ और फिर उसे अपनी मोहब्बत के जाल में इस कदर उलझा दिया कि वो उसके साथ भागकर शादी करने तक के लिए राजी हो गई थी। और फिर जब उन दोनों की शादी हो गई तो शादी के बाद वो उसे ऐसे छोड़कर चला आया जैसे कभी उसे जानता ही ना हो। कियारा ने उसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, मगर देवांश ने उससे हर रिश्ता, हर रास्ता, हर संपर्क तोड़ दिया और आज उसका प्लान कामयाब हो चुका था। आज आर्यमन सिंह चौहान उसके सामने खड़ा था, लेकिन अंशिका के सामने उसका दिल कमज़ोर पड़ने लगा और वो ऐसा हरगिज भी नहीं चाहता था। अंशिका, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? देवांश ने घबराए हुए स्वर में उसका चेहरा थामते हुए कहा, मगर अंशिका की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। उसे फिर से पैनिक अटैक होने लगा था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, सांसें बुरी तरह से उखड़ रही थीं, जैसे सीने में जान ही न बची हो। चंदा अम्मा, पानी लाइए जल्दी, बहुत जल्दी। देवांश लगभग पागलों की तरह चीखा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ आर्यमन सिंह चौहान भी अंशिका की हालत देखकर बुरी तरह बेचैन हो उठा। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो नहीं जानता था कि अंशिका आज भी इतनी तकलीफ में जी रही है। वो नहीं जानता था कि उसके एक इनकार ने किसी की पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। अनजाने में ही उसके कदम अंशिका की ओर बढ़ गए, लेकिन तभी देवांश की गरजती हुई आवाज़ गूंजी, रुक जाओ वहीं पर आर्यमन सिंह चौहान। खबरदार, जो एक कदम भी मेरी बहन की ओर बढ़ाया, अगर मेरी बहन के पास आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। सुन रहे हो तुम?
मेरी बहन ने तुम्हारी वजह से मौत से भी बदतर जिंदगी जी है। उसके हर आंसू का हिसाब है मेरे पास। अब तुम्हें उसे देखने का भी कोई हक नहीं है। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से, अभी अभी इसी वक्त। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। देवांश गुस्से से दहाड़ा था। उसकी आंखें खून बरसा रही थीं, जबकि अंशिका देवांश के सीने से लगी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वो कांपते हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी, लेकिन उसकी नज़रें अब भी आर्यमन सिंह चौहान पर जमी हुई थीं, जैसे उसकी दुनिया आज भी वहीं पर ठहरी हुई हो। जैसे 1 साल का फासला, 1 साल का दर्द और 1 साल की जुदाई उसके दिल से उसका नाम मिटा ही न सकी हो। वो उसकी रूह में बसा हुआ था। उसकी हर धड़कन में, हर सांस में, हर टूटे हुए ख्वाब में सिर्फ और सिर्फ वही था। तो आखिर वो उसे कैसे भुला देती, कैसे अपने दिल से निकाल देती उस इंसान को जिसे उसने अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था। 1 साल तक वो खुद से झूठ बोलती रही। 1 साल तक वो अपने दिल को समझाती रही कि वो आर्यमन सिंह चौहान को भूल चुकी है, कि अब उसकी ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं रही। मगर आज जब वो हकीकत का रूप धारण किए फिर से उसके सामने आकर खड़ा हुआ, तो उसके खुद से किए हुए सारे अहदो पैमान एक पल में टूट गए थे। आर्यमन उसे बात करना चाहता था। उसके दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस वक्त अंशिका की हालत ऐसी नहीं थी कि उससे कोई और बात की जाती। इसीलिए कुछ देर वो खड़ा उसे देखता रहा, फिर खामोशी से वहाँ से निकलता चला गया। देवांश अंशिका को सहारा देकर उसके कमरे की ओर ले गया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? डॉक्टर के इलाज के करीब 2 घंटे के बाद अंशिका को होश आया था। उसकी हालत तो कुछ कुछ संभल गई थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ देवांश की ओर देखा। मैं ठीक हूँ भाई, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम परेशान हो गए। देवांश ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, मगर उसके चेहरे पर चिंता अब भी साफ दिखाई दे रही थी। तभी अंशिका के मन में फिर वही सवाल कौंधा, लेकिन वो यहाँ क्यों आया था? दिल और दिमाग में चुभते हुए उस सवाल को आखिर उसने पूछ ही लिया। अपनी बहन की खातिर आया था, देवांश ने सपाट लहजे में जवाब दिया। क्या मतलब? क्यारा के लिए? अंशिका के मुंह से क्यारा का नाम सुनते ही देवांश बुरी तरह से चौंक गया था। तुम क्यारा को कैसे जानती हो? क्यारा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। इस 1 साल में अगर मैं खुद को संभाल पाई हूँ, उस दर्द से निकल पाई हूँ, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ क्यारा का हाथ है। उसने मुझे जितना मानसिक और शारीरिक सहारा दिया है ना, जितना मेरा ख्याल रखा है, उतना। वो कुछ पल के लिए रुकी, फिर नम आंखों से शरारत से मुस्कुरा दी। शायद तुम भी नहीं रख पाए। देवांश उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि क्यारा और अंशिका इतनी अच्छी दोस्त हो चुकी हैं। लेकिन क्यारा के लिए वो यहाँ पर क्यों आया था? आखिर हुआ क्या है? अंशिका ने उलझन भरे स्वर में पूछा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब वो यहाँ आई थी तब आर्यमन सिंह चौहान को सामने देखकर वो सब कुछ भूल गई थी। उसके आसपास क्या हो रहा था, कौन क्या कह रहा था, उसे किसी बात का होश ही कब रहा था। उसकी सारी दुनिया बस उसी एक चेहरे पर आकर ठहर गई थी और वो उसे देखकर जैसे पत्थर बन गई थी, जिसे वो लाख कोशिशों के बाद भी अपने दिल से मिटा नहीं पाई थी। वही उसके सामने खड़ा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया था कि देवांश और आर्यमन सिंह चौहान एक दूसरे से क्या बातें कर रहे थे। इसलिए अब वो देवांश से ही पूछ रही थी। कुछ नहीं, तुम छोड़ो इन सब बातों को, तुम बस अपना ख्याल रखो। मैं अभी एक ज़रूरी कॉल करके आता हूँ, देवांश ने बात टालते हुए कहा। मगर अगले ही पल अंशिका की बात याद आते ही उसके दिल में शर्मिंदगी की एक लहर दौड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच क्यारा और अंशिका एक दूसरे को जानती हैं और एक दूसरे की अच्छी दोस्त भी हैं। और अगर क्यारा ने अंशिका से संपर्क बनाए रखा था, तो इसका मतलब था कि वो जानती थी अंशिका उसकी बहन है। उसे क्यारा से बात करनी थी, इसीलिए उसने तुरंत उसका नंबर डायल कर दिया। वो नंबर जिसे क्यारा पिछले 6 महीनों से देखने के लिए तरस गई थी, आज अचानक उसकी मोबाइल स्क्रीन पर चमक रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। उस नंबर को उठाने की चाहत भी नहीं रही थी, बात करने की भी नहीं। देवांश नाम का इंसान उसके दिल से बहुत बुरी तरह से उतर चुका था। उसने कॉल रिसीव नहीं की। 1 बार, 2 बार, बार बार फ़ोन बजता रहा और दूसरी तरफ क्यारा के आंसू उसके गालों पर लगातार बहते रहे। आखिरकार मजबूर होकर उसे कॉल उठानी ही पड़ी। कहाँ थी तुम इतनी देर से? कब से कॉल कर रहा हूँ मैं, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम?
जैसे ही क्यारा ने कॉल रिसीव की, देवांश के गुस्से से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। क्यों कर रहे हैं आप मुझे कॉल? क्यारा की बर्फ़ जैसी ठंडी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए देवांश भी बुरी तरह से चौंक गया था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मतलब बिल्कुल साफ है, क्यारा ने भीगी आंखों को पोंछते हुए कहा। बीवी हो मेरी, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? देवांश का गुस्सैल लहजा सुनकर क्यारा ने कड़वाहट से सिर झटक दिया। बीवी? 6 महीने बाद आपको याद आया कि मैं आपकी बीवी हूँ। उसके शब्दों में दर्द था, शिकायत थी और टूटा हुआ भरोसा भी। देवांश ने एक पल के लिए अपने होंठ भींच लिए। 6 महीने बाद याद आया हो या फिर 1 साल के बाद हो तो तुम मेरी बीवी ही ना। फिर इतनी अकड़ किस बात की दिखा रही हो? यही अकड़ तो बची है मेरे पास, और बचा ही क्या है? क्यारा ने भी बदले में भर्राए हुए स्वर में कहा। उसका दिल रो रहा था, लेकिन आवाज़ अब भी मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। आप ही बताइए, फ़ोन क्यों किया है? उसका लहजा अब भी गुस्से और तकलीफ से भरा हुआ था। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कल मैं बारात लेकर आ रहा हूँ। तुम्हारी विदाई होगी कल। अपने घर वालों को बता देना। देवांश ने एक पल में फैसला कर लिया था। आज इस तरह आर्यमन सिंह चौहान उसे तलाक की धमकी देकर गया था। वो नहीं चाहता था कि मामला और भी आगे तक बढ़े, इसीलिए उसने क्यारा को अपने घर लाने का फैसला कर लिया था। लेकिन उसकी बात सुनते ही क्यारा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ये क्या कह रहे हैं आप? उसकी आवाज़ बुरी तरह से काँप गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई विदाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देवांश ने बदले में सख्त स्वर में पूछा। क्योंकि जिस तरह आपने धोखे से मुझसे शादी की है, आपको सच में लगता है कि हमारे बीच अब कोई रिश्ता बचा है? सिर्फ और सिर्फ एक कागजी रिश्ता है बस, और वो भी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ये कहते हुए क्यारा का गला भर आया था। उसकी आवाज़ बुरी तरह से टूटने लगी थी। वो कितनी तकलीफ से, कितने दर्द से ये शब्द बोल रही थी, ये सिर्फ वही जानती थी। हर लफ्ज़ जो उसके दिल को चीर कर बाहर आ रहा था। मगर देवांश का चेहरा और सख्त हो गया। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा है क्यारा, उसकी आवाज़ में हुक्म था। मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ, कल मैं बारात लेकर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई भी बदमज़गी नहीं चाहिए। और अगर कोई तमाशा हुआ, अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो याद रखना, उसके अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। देवांश ने इतना कहते हुए कॉल काट दी। क्यारा कुछ देर तक मोबाइल की स्क्रीन को घूरती रह गई। देवांश की कही हुई हर बात क्यारा ने आर्यमन सिंह चौहान को बता दी। आर्यमन पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि देवांश अब ऐसा ही कोई फैसला लेगा। उसे पूरा यकीन था कि अब वो क्यारा की विदाई करवाकर उसे तकलीफ पहुंचाना चाहता है, उससे बदला लेना चाहता है, और ऐसा आर्यमन कभी नहीं होने देता। इसलिए इस बार वो देवांश से एक चाल आगे चलने वाला था। वो ये भी जानता था कि उसकी बहन देवांश को बेहद पसंद करती है, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब देवांश को भी उसकी मोहब्बत का एहसास होगा। अपनी बहन की खुशी और भविष्य की खातिर वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रहा था। उसने घर के सभी लोगों को देवांश के लिए राजी कर लिया, ताकि ये राज ही रहे कि देवांश और क्यारा पहले से ही एक दूसरे के शादी के बंधन में बंधे हुए हैं। और फिर अगले दिन वादे के मुताबिक देवांश बारात लेकर बड़ी हवेली पहुंच चुका था, जहां उसकी बारात का बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। सबके सामने एक बार फिर शादी की रस्म अदा होनी थी। बारात के साथ अंशिका भी आई हुई थी। अपने भाई की खुशी के लिए चेहरे पर मुस्कान सजाए वो देवांश के कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। इससे पहले कि शादी की रस्म अदा हो, मुझे देवांश से अकेले में कुछ बात करनी है। फेरे होने से कुछ देर पहले आर्यमन की बात सुनकर सबने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा था। कैसी बात करना चाहते हो? दादा साहब अपने पोते की तरफ देखते हुए बोले। मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ दादा साहब, आर्यमन ने गंभीरता से देवांश की ओर देखते हुए कहा। देवांश ने हाँ में सर हिलाया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों इस वक्त गार्डन एरिया में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और ठंडी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। अगर तुम चाहते हो कि ये शादी हो और मैं अपनी बहन की विदाई तुम्हारे साथ करूं, तो अभी और इसी वक्त तुम्हें अपनी बहन की शादी मेरे साथ करनी होगी, इसी मंडप में। आर्यमन की बात सुनते ही देवांश के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए थे, आंखें लाल हो गई थीं। उधर अंशिका, जिसे लग रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, खुद को संभालते हुए वो देवांश के पीछे पीछे आ गई थी। आर्यमन की बात सुनते ही उसके कदम वहीं ठहर गए।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं अपनी बहन की शादी तुमसे नहीं करूँगा, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तुम मेरी बहन से मोहब्बत ही नहीं करते तो मैं उसे तुम्हारे हवाले क्यों करूं? 1 साल पहले जिस लड़की को तुम ठुकरा चुके हो, आज 1 साल के बाद उसी लड़की से शादी करने की सोच रही है तुम्हें? देवांश को जैसे सिर से पांव तक आग लग गई थी। वो गुस्से से भड़क उठा था। आर्यमन की बात पर उसे बेइंतहा हैरत हुई थी। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा और मेरी बहन का शादी का रिश्ता नहीं था। और आज मुझे तुम पर भरोसा नहीं कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे हवाले कर दूं। अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो जाए तो अपनी बहन के साथ खुद मेरे साथ तो अपनी बहन का हाथ खुद मेरे हाथ में दोगे, वरना क्या? एक तो तुम धमकियां बहुत देते हो। तुम्हें जो करना है ना कर लो। मैं विदाई भी लेकर जाऊंगा और अपनी बहन को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, और किसी भी सूरत में उसे तुम्हारे साथ। देवांश की बात पूरी होने से पहले ही अंशिका ने उसे पीछे से टोक दिया। दोनों चौंक कर उसकी ओर मुड़े। देव, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अंशिका के अचानक दिए गए फैसले पर देवांश ने हैरानी से उसे देखा था और नाम में सिर हिला दिया। अंशिका, मैं तुम्हें इतना बड़ा फैसला लेने की इजाज़त नहीं दूंगा। किसी भी कीमत पर वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं दिख रहा था। इधर देखो मेरी तरफ, अंशिका ने नरमी से कहा। देव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। जैसा ये चाहते हैं वैसा ही कर दो। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ दो। अंशिका ने एक बार भी आर्यमन सिंह चौहान की ओर नहीं देखा था। फिर बड़ी मुश्किल से अंशिका के कसम देने पर देवांश उसकी बात मान गया। एक तरफ देवांश और क्यारा की शादी दोबारा हो रही थी, तो दूसरी तरफ आर्यमन सिंह चौहान अंशिका को अपनी दुल्हन बना रहा था। आर्यमन के फैसले से घर के लगभग सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान और नाराज थे, लेकिन उसके फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। इसलिए जो कुछ हो रहा था उसे चुपचाप होने दिया गया। क्यारा की विदाई के वक्त आर्यमन ने उसे गले लगा लिया तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो जानती थी कि उसके भाई ने सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर देवांश की बहन से शादी की है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अंशिका बहुत अच्छी लड़की है और आर्यमन सिंह चौहान को बहुत खुश रखेगी। और फिर सबसे बढ़कर उसकी आर्यमन के लिए मोहब्बत क्यारा से छिपी नहीं रह सकी थी। वो अपनी विदाई नहीं चाहती थी, लेकिन आर्यमन सिंह चौहान की खातिर उसे उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी बहन के दामन पर तलाक का दाग नहीं लगने देना चाहता था। सबकी दुआओं के बीच क्यारा विदा होकर देवांश राजपूत के साथ चली गई, जबकि देवांश अपनी बहन अंशिका को लेकर काफ़ी परेशान था। वो अंशिका से बात करना चाहता था, लेकिन अंशिका ने उसे कोई भी बात करने का मौका नहीं दिया था, सिवाय इसके कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, उसके लिए चिंता न करे। वो क्यारा को विदा करवा कर ले जा चुका था। अब पूरे घर वालों की अदालत में सरदार आर्यमन सिंह चौहान खड़ा था। उसे सबके सवालों के जवाब देने थे कि उसने यूँ अचानक देवांश राजपूत की बहन से शादी क्यों की। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आर्यमन सिंह चौहान कि अचानक तुमने अपनी बहन की शादी अपने दोस्त से कर दी और उसकी बहन से खुद शादी कर ली। ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये सब कुछ हो क्या रहा है? कुछ हमें भी समझाओ तुम। जतिन सिंह चौहान ने अपने बेटे को आड़े हाथों लिया। बाबा साहब, मैंने देवांश को बहुत पहले ही क्यारा के लिए चुन लिया था, पर आदित्य के साथ सगाई की वजह से मैं चुप हो गया था। और कल जिस तरह आदित्य एक धोखा दे रहा था और फिर बारात वापस चली गई, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन के ऊपर कोई भी उंगली उठाए। और फिर मैंने देवांश से बात की और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, वो मेरे कहने पर एक दिन में ही बारात लाने के लिए मान गया। ये एहसान है उसका हम पर कि उसने मेरी बहन को बहुत इज्जत और बहुत बहुत सम्मान के साथ विदा करवाया है। चलो ये तो हो गया, और ये बात हम कल से सुन भी रहे हैं। अब अपने बारे में बात करो कि तुमने कैसे उसकी बहन से शादी कर ली और उसके घर आए, उसकी विदाई भी ले ली। दादा साहब, रणवीर सिंह चौहान ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। दादा साहब, मेरा कोई भी काम बिना वजह से नहीं होता। मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं आपको इसकी भी वजह बता दूंगा। और अब प्लीज़ मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। आप सब जाकर आराम करें। वो अपनी शादी की वजह से किसी को भी बिना बताए बल्कि सबको हरी झंडी दिखाता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अंशिका, जो बहुत खामोशी से कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी, वो दुल्हन के ड्रेस में तो नहीं थी, लेकिन आज वो अपने भाई की बारात के साथ बहुत सज सवर कर आई थी। आर्यमन सिंह चौहान जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, सामने ही सोफे पर बैठी गहरी सोचों में गुम उसे देखकर वो ठिठक गया।
वो उसकी दोस्त रह चुकी थी, बहुत करीबी, लेकिन 1 साल में उन दोनों के बीच बहुत फासला आ गया था। धीरे धीरे कदम उठाता वो उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। अंशिका उसकी मौजूदगी महसूस करते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। आर्यमन सिंह चौहान, मैं जानती हूँ आपने मुझसे शादी क्यों की है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी बहन की सुरक्षा के लिए मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं थी। देव क्यारा से बहुत मोहब्बत करता है। मैं जानती हूँ मेरा भाई है वो, और जिससे मोहब्बत की जाए उसे तकलीफ़ नहीं दी जाती। ठहर ठहर कर एक एक शब्द बोलती हुई वो आर्यमन को बहुत कुछ महसूस करवा रही थी, उसे बहुत कुछ जता रही थी। खैर, आपने शादी के लिए कहा और शादी हो गई। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अब कपड़े बदल लूँ, मुझे कपड़े मिल जाएंगे। आर्यमन एक बात शिद्दत से महसूस कर रहा था कि वो सारी बातें तो कर रही थी, लेकिन एक बार भी उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था, जिस पर आर्यमन को थोड़ा गुस्सा आने लगा। मेरी तरफ देखकर बात करो, मेरी तरफ देखकर बात करो। आर्यमन ने बिल्कुल उसके सामने खड़े होते हुए दोनों के बीच के 2 कदमों का फासला मिटाते हुए धीरे से कहा। उसके करीब आते ही अंशिका 2 कदम पीछे हट गई। प्लीज़ मुझे कपड़े मंगवा दीजिए, चाहे तो किसी नौकरानी के ही मंगवा दें, मुझे चेंज करना है। वो फर्श पर बिछे कारपेट को घूरते हुए फिर से सादे लहजे में बोली, तुमसे शादी करके तुम्हें इसलिए यहाँ पर नहीं रखा कि मैं तुम्हें नौकरानी के कपड़े पहनाऊंगा, समझी तुम? आर्यमन की बात पर अंशिका ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और बस उसी एक पल में वो फिर से ठहर गई। उसकी आंखों के कोने भीगने लगे। कितना प्यारा है चेहरा, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पर हम मरते हैं, न जाने इसे कितना प्यार करते हैं। अंशिका ने तुरंत खुद पर काबू पाते हुए अपना रुख फेर लिया। गहरी सांस भरते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये प्यार का सफ़र भी कितना मुश्किल होता है, जो गिरकर संभल जाए मंजिल उसी को मिलती है। राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं। उसका दिल फिर से बुरी तरह से घबराने लगा। उसके साथ कल भी ऐसा ही हुआ था, जब आर्यमन उसके सामने आया था। दवाई लेने के बाद ही वो सामान्य हो पाई थी, और अब फिर से उसकी वही हालत होने लगी थी। उसकी दवाइयाँ उसके बैग में रखी थीं। उसे अपना बैग चाहिए था। अंशिका ने बैग की तलाश में इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाईं। कुछ देर पहले उसका बैग उसके पास ही था। वह गहरी सांसें भरती हुई साइड की दराज के ऊपर रखे अपने बैग को देखकर उसकी तरफ बढ़ी थी कि रास्ते में आर्यमन ने उसकी कलाई थामकर उसे अपनी ओर खींच लिया। तुम मुझे यूँ इग्नोर नहीं कर सकती अंशिका, तुम मुझसे मोहब्बत करती थी ना, और मोहब्बत के दावे भी करती थी, और मुझसे शादी भी करना चाहती थी। और अब जब हम शादी के बंधन में बंध चुके हैं तो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। आर्यमन की बात पर अंशिका ने गहरी सांस लेते हुए उसकी ओर देखा। मेरा हाथ छोड़िए आर्यमन, वो टूटे हुए लफ्ज़ों में बोली। नहीं छोड़ूं तो क्या कर लोगी? उसकी बात पर अब आर्यमन को भी गुस्सा आने लगा था। अंशिका की निगाहें अपने बैग पर जमी हुई थीं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आर्यमन को उसकी बीमारी के बारे में पता चले। वो डिप्रेशन का शिकार थी और उसे हर हाल में अपनी दवाई लेनी थी। प्लीज़ आर्यमन, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। इस बार उसके लहजे में बहुत दर्द था, बहुत तकलीफ थी, और एक गहरी इल्तिजा भी भरी हुई थी। आर्यमन ने न जाने क्यों धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। वो फौरन बेड की दूसरी तरफ बढ़ी और अपने बैग से अपनी दवाइयाँ निकालने लगी, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह से काँप रहे थे। दवाई उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर गई। आर्यमन तुरंत आगे बढ़ा। उसने वो दवाई उठाई और उससे गौर से देखने लगा। प्लीज़ आर्यमन, ये मुझे दे दीजिए। घबराकर उसने आर्यमन से दवाई लेने की कोशिश की, लेकिन आर्यमन ने हाथ पीछे कर लिए और बेयकीनी से आंखें फाड़े अंशिका की ओर देखने लगा। ये तुम कब से ले रही हो? इस सवाल का कोई मतलब नहीं है आर्यमन, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये दे दीजिए, मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। तुम्हें इसकी नहीं, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। आर्यमन ने उसकी दवाई दूर फेंक दी। अंशिका ने घबराकर दवाई की ओर देखा और फिर आर्यमन की ओर। सिर को नामे हिलाते हुए वो दवाई लेने के लिए फिर से आगे बढ़ी थी कि आर्यमन ने उसे रोक लिया। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? यू नीड मी। अंशिका ने कांपते हुए सिर हिलाया। नो नेवर, अब नहीं, मुझे इन दवाइयों की आदत हो गई है। प्लीज़ प्लीज़ आर्यमन, वो दवाई मुझे दे दीजिए, मुझे सुकून मिल जाएगा। वो लाल आंखों के साथ आर्यमन से कह रही थी। इस वक्त उसकी हालत बेहद बिखरी हुई सी लग रही थी। आर्यमन ने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा और उसका चेहरा अपनी ओर कर लिया।
कभी नहीं दूंगा तुम्हें वो दवाई, कभी नहीं लेने दूंगा। मेरी आंखों में देखो अंशिका, मेरी आंखों में देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनाई दे रहा है ना तुम्हें? तुम्हें अब वो दवाई नहीं लेनी। मेरी आंखों में देखो। वो लगातार उसे अपनी ओर देखने के लिए कह रहा था, जबकि अंशिका एक बार भी उसकी ओर देखने से बच रही थी। आर्यमन ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया तो अंशिका के कांपते हुए वजूद में जैसे एक पल के लिए कोई ठहराव सा आ गया हो। उसने भीगी पलकों के साथ आर्यमन की तरफ बेयकीनी से देखा। उसी पल आर्यमन ने उसकी दोनों आंखों पर अपने होंठ रख दिए तो वो तड़प उठी। प्लीज़ आर्यमन, मेरे करीब मत आइए, मैं एक मानसिक रोग से जूझ रही हूँ, आप मुझे पागल भी कह सकते हैं। प्लीज़ मेरे करीब मत आइए। अब मैं वो अंशिका नहीं रही। वो तड़प कर रो पड़ी। तुम आज भी मेरी वही अंशिका हो। हाँ, कुछ पलों के लिए मैं भटक गया था। प्लीज़ यार, मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, बहुत दिल के करीब। आज तुम्हें इस हाल में देखकर मैं भी अंदर से बुरी तरह से तड़प रहा हूँ। मुझे भी तकलीफ़ हो रही है। आर्यमन ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा। आर्यमन, तकलीफ़ आपको नहीं हुई, तकलीफ़ मैंने सही है। आप प्लीज़ मेरे साथ, मुझसे दूर रहिए आप। अंशिका ने आर्यमन को जोर से पीछे की ओर धक्का दिया, लेकिन अगले ही पल आर्यमन ने उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता और ना ही तुमसे दूर रह सकता हूँ, वो दृढ़ शब्दों में कहता हुआ उसे अपने सीने से लगाए रखे रहा। अंशिका ने खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आर्यमन की मजबूत पकड़ से खुद को आज़ाद न कर पाई और आखिरकार हार मानते हुए अपने वजूद को ढीला छोड़ दिया और आर्यमन के सीने पर सिर रखे वो फूट फूट कर रोने लगी। 1 साल का जमा हुआ सारा दर्द, सारी घुटन, सारे शिकवे, सारी शिकायतें आज आंसुओं की सूरत में बहने लगे थे। आज वो आर्यमन के सामने अपना सारा दर्द खोल कर रख चुकी थी। बहुत बुरे हो तुम, बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हो। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं इसके लिए तुम्हें सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। वो अपने नर्म नाजुक हाथों से उसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए बोले जा रही थी। आर्यमन को अंशिका में 1 साल पुरानी वही चंचल, मासूम और अपनी अंशिका की झलक दिखाई दी तो उसके चेहरे को हल्की मुस्कान ने छू लिया। आखिरकार अंशिका ने उसे अपना खोया हुआ रूप लौटा दिया था। मत करना माफ़, लड़ती रहना, सज़ा देती रहना, जो चाहे करती रहना, लेकिन बस मेरी बनकर रहना, वो भावनाओं में डूबे हुए स्वर में कहता हुआ अंशिका के दिल को सुकून पहुंचा रहा था। अंशिका ने सिर उठाकर उसे देखा और कुछ पल उसे बस देखती ही चली गई। मैं अब डिप्रेशन की मरीज हूँ आर्यमन, अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए वो फिर से रो पड़ी। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार भी तो मैं ही हूँ ना अंशिका, और तुम्हें इस हालत से बाहर भी मैं ही निकालूंगा। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, तुम्हारा हमदर्द, तुम्हारा अपना, तुम्हारा प्यार। वो उसके नर्म गुलाबी होंठों की तरफ देखते हुए धीरे से उन पर शरारत कर गया और अंशिका की पलकें कांप उठीं। वो कितनी आसानी से उसके करीब आ रहा था और उसकी इस नज़दीकी से अंशिका का पूरा वजूद कांप उठा था। देवांश बहुत गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ जहाँ क्यारा दुल्हन बनी बैठी उसका इंतजार कर रही थी और दिल ही दिल में बुरी तरह घबरा रही थी। वो जानती थी कि आर्यमन और अंशिका की शादी की शर्त पर देवांश बहुत गुस्से में भरा बैठा होगा और आज की रात वो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगा और वो इस बात का गुस्सा क्यारा पर जरूर निकालेगा। देवांश को देखते ही क्यारा बिस्तर से उतरकर फौरन पीछे हट गई। देवांश गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा तो वो पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। प्लीज़ मारना मत, वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपाए डरे हुए और रुंधे हुए लहजे में बोली। उसके इन शब्दों पर देवांश जैसे पत्थर का हो गया और वो वहीं अपनी जगह पर ठिठक कर रह गया। धीरे धीरे क्यारा ने अपने चेहरे से हाथ हटाए और डरते हुए देवांश की ओर देखने लगी, जो एकटक बस उसे ही देखे जा रहा था। हाथ नीचे करो क्यारा। देवांश का अंदाज और लहजा एक पल में बदल गया था। उसके स्वर में नरमी महसूस करते हुए क्यारा ने इस बार पूरे भरोसे से उसकी ओर नज़र उठाकर देखा। आप मुझे मारने आए थे ना? वो अपने मन में उठते सवाल को पूछे बिना न रह सकी, जबकि उसके सवाल पर देवांश ने उसे सख्त घूरती हुई नज़र से देखा था। शट अप, मेरे सामने ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रामे? सही कहा, मेरी मोहब्बत भी आपको एक ड्रामा ही लगेगी, क्योंकि आपने खुद मेरे साथ मोहब्बत का ड्रामा रचाया था। आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानती थी कि अंशिका आपकी बहन है? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने कभी भी
उसे हमारी शादी के बारे में नहीं बताया। वो बहुत अच्छी है और दिल की साफ भी। बिल्कुल आपकी तरह नहीं है। मेरे भाई ने जो उसके साथ किया उसका बदला भी मैंने दे दिया। अपनी बहन से जैसे आप बेहद मोहब्बत करते हैं ना, उसी तरह आर्यमन सिंह चौहान भी अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करता है। और आप मुझसे शादी करके मेरे भाई को तकलीफ़ देना चाहते थे ना? तो फिर ठीक है, दीजिए उसे तकलीफ़, पहुंचाइए उसे चोट। जितनी तकलीफ़ दे सकते हैं दे दीजिए, आप खुश हो जाइए। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, कैंची की तरह। देवांश उसे मीठी निगाहों से देखते हुए तंजिया लहजे में बोला। सजी सबरी लेकिन गुस्से में तुनकती वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। मन कर रहा था कि अभी आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में दबोच ले और अपने दिल के कोने में कहीं छुपा ले। शायद वक्त और हालात ने मुझे भी बदल दिया है, वो सिर झटक कर बोली। चलो फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। वो सीने पर दोनों बाजू बांधे उसे गहरी बेबाक निगाहों से देखते हुए बोल रहा था। उसके गंभीर फुसफुसाहट भरे अंदाज पर कियारा का दिल उछलकर एकदम गले में आ गया। उसे लगा था कि वो तो बस यूं ही सजा की बात कर रहा है, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह से गंभीर था, बल्कि आंखों में कुछ और ही चमक चमक रही थी। ठीक है, अब ऐसा करो, अपनी ये दुल्हन वाली ड्रेस उतार दो, उसने बिना पलक झपकाए कहा, जिससे कियारा हैरानी में पड़ गई। कि क्या क्या कह रहे हैं आप? वो घबरा कर बोली। क्यों, क्या हुआ? ऊंचा सुनती हो क्या? वो मजाकिया अंदाज में बोला। आपने मुझसे क्या कहा? वो जैसे उसे पूछ नहीं रही थी, बल्कि खुद को जैसे यकीन दिला रही थी। मैंने तुमसे कहा अपने कपड़े रिमूव करो ताकि तुम्हें सजा दे सकूं। वो धीरे से सरगोशी में बात करता कियारा के दिल की दुनिया हिला गया था। वो नामे सिर हिलाती आंसू बहाते पीछे हटी। तुम तो बड़े दावे करती थी मोहब्बत के, आज क्या हुआ? देवांश ने उसे अपने करीब करते धीरे स्वर में पूछा। आप मेरे साथ गंदी बातें ना करें, वो धीरे से बेबसी से मनमिनाई थी। पति पत्नी कर सकते हैं, वो जैसे उसे समझाते हुए बोला था। जबरदस्ती की पत्नी किसको अच्छी लगती है भला? मिस्टर देवा। वो मुंह बनाते हुए सर झटक गई। मुझे। वो उसके गाल पर होंठ रखता हल्का सा मुस्कुराया था। आप तो अभी गुस्से में थे ना, फिर अचानक मूड कैसे बदल गया? कियारा के सवाल पर देवांश ने जोरदार कहकहा लगाया, जो वो कब का रोके हुए खड़ा था। तुम खुश नहीं? वो उसके कमर के आसपास अपनी बाहों का घेरा बनाते हुए बोला। कियारा का दिल धक से रह गया। मेरी बात का जवाब दो कियारा, देवांश ने उसे गौर से देखते हुए कहा, तो वो गहरी सांस भरकर रह गई। मेरे खुश होने या न होने से क्या होगा? उसने सिर झटक दिया। होगा ना, देवांश मुस्कुराया। कुछ समय के बाद एक छोटा सा प्यारा सा बेबी, जो मुझे पापा और तुम्हें मम्मा कहकर पुकारेगा। उसकी इतनी सी बात पर कियारा के गाल दहक उठे। उसने कांपती पलकों के साथ सिर झुकाया, फिर वापस उसकी ओर पलकें उठाकर देखा। आप सब मर्द ना, सब एक जैसे होते हैं। आपको औरत में बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, कियारा ने दांत भींचते हुए कहा। उसकी बात पर देवांश तो आंखें फाड़े से देखने लगा। आरी शोर? वो उससे पुष्टि मांग रहा था। कियारा ने उसकी तरफ घूर कर देखा। जो कहना था मैंने कह दिया, नाउ लीव मी। वो मुंह फुलाकर दूसरी ओर मुड़ गई। अरे ऐसे कैसे? अब तो मुझे वही चीज़ चाहिए। देवांश ने उसे अपने करीब करते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए तो वो बुरी तरह बौखला गई। लेकिन देवांश भी अपनी प्यास मिटाता ही थोड़ा सा पीछे हटा था और उसके ऊपरी होंठ को धीरे से दांतों में दबा गया। देवांश, वो अपने होंठों पर हाथ रखे उसे नाराजगी से देखते हुए बुदबुदाई थी। क्या? लेकिन ये तो वो चीज़ नहीं जो मुझे चाहिए थी, वो एक आंख बिंक करता हुआ बोला था और मारे शर्म के कियारा के कानों से धुआं निकलने लगा था। छोड़िए मुझे, कितने बेशर्म इंसान हैं आप। वो खुद को उसके घेरे से निकालने की कोशिश करने लगी। अरे ओ मिसेज, आराम से, देवांश बोला। इस एक साल में अपनी बॉडी को कई गुना ज़्यादा फिट कर लिया है मैंने। लेट्स सी। वो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसे अपने मसल्स दिखा रहा था और दाद मांगती नज़रों से उसे देख रहा था। कियारा शर्म के मारे दोहरी हुई जा रही थी। अब इतने हैवी मसल्स होते हुए, शादी की रात जो कि हमारी सुहागरात भी है, कैसे छोड़ दूँ तुम्हें? वो एक आईब्रो बैंक करता हुआ उसे तंग कर रहा था। देवांश, वो रो देने की वाली थी। उसकी हालत से मजा लेते हुए देवांश फिर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा था और कियारा को अपनी बाहों में भर लिया। जानती हो, तुम बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हो और तुम्हें तंग करने का एक अलग ही मजा आता है। वो प्यार से उसके गालों पर होंठ रखता हुआ उसे सिमटने पर मजबूर कर रहा था। देवांश, मुझे घबराहट हो रही है। वो उसे देखते हुए घबरा गई। वो उसे ये न बता सकी उसकी कुर्बत से वो अंदर ही अंदर बुरी तरह पिघलती जा रही थी।
देवांश उसकी हालत को समझते हुए उसे गोद में उठाता उसकी छोटी सी नाक की नोक पर होंठ रख गया और उसे ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। तुम मेरे लिए सजी संवरी हो। इस बात ने मेरे अंदर एक आग सी भड़का दी है। मेरे जवान जज्बों में शोले से भड़कने लगे हैं। मैंने बहुत दिल पर बांध बांध लिए, बहुत बार खुद को यकीन दिला दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन वो सब झूठ था, सब फरेब था। मेरे दिल ने सिर्फ तुम्हें चाहा है, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा गम और तुम्हारी तकलीफ़, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारी एक एक अदा सिर्फ देवांश राजपूत के लिए होनी चाहिए मेरी जान। ये सब कहने की बातें हैं देवांश, कोई किसी से यूँ टूट कर मोहब्बत नहीं करता। अगर ऐसा होता तो 6 महीने के लिए आप मुझसे दूर न जाते। वो ना चाहते हुए भी शिकवा कर गई। तुमने अंशिका की हालत देखी थी ना क्यारा? मैंने उसे आईसीयू में देखा था। वो मौत को मात देकर वापस आई। खुद बताओ कैसे भूल सकता था? आज आर्यमन सिंह चौहान ने उसे अपना लिया और मैं बहुत खुश भी हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आर्यमन भी अब अपने अंदर की छुपी मोहब्बत को पहचान चुका है। जब उस दिन वो मुझसे मिलने आया था और अंशिका की हालत उसे देखकर बुरी तरह से ख़राब हो गई थी, तो उस वक्त उसकी आंखों में मैंने तकलीफ़ देखी थी, तड़प देखी थी। आज अंशिका को उसकी मंजिल मिल गई है और मेरे दिल में एक सुकून उतर गया है। यकीन मानो दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था कि बहन को उसकी मोहब्बत से न मिला सका। इस बोझ ने मुझे रातों को सोने नहीं दिया था क्यारा। देवांश राजपूत की आंखें नम हो गईं। क्यारा जरा सा ऊपर उठते हुए उसके आंसू पोंछना चाहती थी। नहीं, इन्हें बह जाने दो क्यारा, इनके साथ ही मेरे अंदर का नकारात्मकपन भी बह जाएगा। मैंने अंशिका की मोहब्बत में तुम्हें दुख दिए, ये गलत किया मैंने। इसके लिए मैं अपने इस काम का पश्चाताप भी करूँगा। तुम्हें बेपनाह मोहब्बत देकर, ट्रस्ट में, बहुत चाहूँगा तुम्हें, जान से भी ज़्यादा। वो जज्बे के आलम में शिद्दत से कहते हुए उसके करीब झुका, उसे बाहों में भरता उसके होंठों पर अपनी शिद्दतें, अपनी मोहब्बतें बिखेरने लगा। और क्यारा ने भी उस शख्स को दिलो जान से कबूल कर लिया जो शुरू दिन से उसी का ही तो था। आज हकीकत में भी वो उसका हो गया था। कैसा महसूस हो रहा है? उसे काफ़ी देर अपने सीने से लगाए हुए आर्यमन सिंह चौहान ने धीरे से उससे पूछा, तो वो धीमे से मुस्कुरा दी। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो सब अच्छा लगने लगता है आर्यमन। वो उसके गाल पर होंठ रखती हुई छोटी सी शरारत कर गई। वो उसे देखता मुस्कुरा रहा था, जो अब शर्माते हुए अपना चेहरा छिपा गई। यार, इतने से मेरा क्या बनेगा? मुझे तुम चाहिए, सिर से पाँव तक चाहिए, बेइंतहा चाहिए, बेपनाह चाहिए। वो कमरे की सारी लाइटें बंद कर गया और बेकाबू होता अपने और उसके बीच के सारे पर्दे गिराता चला गया। उनके बीच की धीरे धीरे सारी दूरियां मिटती चली गईं। आज वाकई अंशिका को डिप्रेशन की दवाइयां लेनी नहीं पड़ी थीं। आर्यमन की कुर्बत और उसकी बेपनाह चाहत ने उसे फिर से पहली वाली अंशिका में बदल दिया था। शादी के बाद आयोजित भव्य रिसेप्शन समारोह में दोनों जोड़ियों की धमाकेदार एंट्री हुई थी। एक से बढ़कर एक जोड़ी लग रही थी दोनों की। दोनों जोड़ियां एक दूसरे को मात देती हुई तारीफें बटोर रही थी। आर्यमन सिंह चौहान और देवांश राजपूत आमने सामने आते ही एक दूसरे को सख्त नज़रों से घूरने लगे। मेरी बहन का ख्याल रखना, उसकी आंखों में कभी आंसू न आए, देवांश खफगी से बोला। सेम टू यू वडी। आर्यमन ने एक आंख दबाते हुए सिर झटका और स्टेज पर मौजूद अपनी पत्नी अंशिका के पास पहुंच गया, जो आज खिलते गुलाब जैसी लग रही थी। दूसरी ओर क्यारा सामने खड़ी देवांश को देख रही थी। दोनों की नज़रें एक पल के लिए मिली तो क्यारा ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। वो मुस्कुराता हुआ उसकी ओर कदम बढ़ा गया। उसके पास बैठकर उसने अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। डोंट वरी, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, वो प्यार से उसका हाथ दबाते हुए बोला। कुछ बातें हमेशा के लिए राज ही रह गई थीं। भगवान ने उनकी इज्जत और विश्वास की लाज रख ली थी और कुछ सच पर पर्दा रहने दिया था। अब परीक्षाओं का समय समाप्त हो चुका था। गलत फहमियों के बादल छट चुके थे और खुशियों ने हर ओर अपना बसेरा कर लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।